डियर स्टूडेंट, अपने वादे के मुताबिक मैं पेट के लिए पूरा DI लेकर उपलब्ध हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें क्या है, ग्राफ भी है, तालिका भी है, पाई चार्ट भी है और सारणी भी मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ बहुत कम वीडियो में, मतलब ऐसा नहीं कि 100 वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत कम वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें चारों प्रकार के सवाल मिल जाएंगे आपको। अब चारों प्रकार के सवाल जो मिलेंगे, एक एक करके हम उनको समझ लेते हैं कौन कौन से सवाल मिलने जा रहे हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन में हमको क्या पढ़ना है, जिससे हम पूरे तरह से 20 प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन टोटल मैथ आनी है पेट में। आप सोच लीजिए पेट का सिस्टम क्या है, PET में मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको 5 प्रश्न जो मिलेंगे, 5 प्रश्न, ये 5 प्रश्न मिलेंगे अर्थमेटिक से रिलेटेड, अंक गणित होगा। अब अंक गणित में होगा तो अंक गणित में क्या होगा, अंक गणित में ढेर सारे टॉपिक हैं और इस पर मेरे पास बहुत सारे वीडियो। मेरे ख्याल से मेरा कोई भी विद्यार्थी अंक गणित में पूरे 5 के 5 करता है, उसके लिए हमको ज़्यादा नहीं सोचना, फिर भी उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस ज़रूर कराऊँगा। और 20 प्रश्न जिसमें 10 तालिका और 10 ग्राफ लिखा हुआ है, यानी कुल 20 प्रश्न इकट्ठा कर लीजिए आप, तो 20 प्रश्न सीधे DI से आना है, उसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। अब DI एक ऐसा टर्म है जिस पर सभी विद्यार्थियों की पकड़ ज़बरदस्त नहीं है। कई की तो बहुत बेहतर पकड़ है, लेकिन कई की नहीं पकड़ है। आपको बता दें, पूरे DI को समझने के लिए अंक गणित के कम से कम 3 लेसन बहुत अच्छी तरह से आपको आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि DI के सभी प्रश्नों को हम बहुत बेहतर तरीके से हल करें, तो अंक गणित के 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से उस पर पकड़ बना लेना चाहिए। उनका नाम है औसत, प्रतिशत और अनुपात। अगर ये 3 टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आते हैं, आपको अच्छे से, मतलब हल्की फुल्की बात नहीं है कि औसत निकालना आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, प्रतिशत निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, और अनुपात। अगर ये 3 चीज़ों पर आपकी ज़बरदस्त पकड़ है तो यह मान लीजिए कि यह DI आपको गिफ्ट मिलती है, और गिफ्ट मिलेगी और पूरे के पूरे DI आपसे हल हो जाएंगे। और देखने के लिए भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी हैं आपको, उसकी तो कोई समस्या है नहीं, तो ग्राफ तो दिख ही जाएगा, बस केवल औसत, प्रतिशत और अनुपात की बात कर लें। तो अगर ये आपका क्लियर होगा तो DI आपको बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब DI के अंदर क्या क्या मिलने जा रहा है आपको, आइए देखते हैं। DI के अंदर आपको 4 प्रकार के सवाल मिल सकते हैं, 5वां नहीं बना, ये मज़ेदार बात है। केवल 4 प्रकार के सवाल मिलने हैं बस, यानी अगर 4 प्रकार के सवालों पर आपका कमांड हो जाए तो DI आपकी। अब वो 4 कौन कौन है, आइए देखते हैं। अगर हम DI पर बात करें तो DI पर कुल 4 प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। पहला सवाल मिल सकता है आपको पाई चार्ट से संबंधित। अब ये पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट में नहीं होता है, एक सर्किल बनाया जाता है और एक आदमी को, जब मान लीजिए एक कोई बड़ा पैसा है और उसको विभिन्न विभागों में खर्च किया जाए और खर्च करने के बाद एक साथ आंकड़े को प्रस्तुत करना हो, तब वहाँ पाई चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। कभी सिविल सेवा में, IAS में, जब कभी सांख्यिकी पर बहुत बोलबाला था, एक दौर था जब खूब सांख्यिकी आती थी, तो उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक बड़ा सा सवाल दिया जाता था और कहा जाता था इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन है, मतलब पाई चार्ट साधन है कि दंड आरेख साधन है कि सारणी साधन है या ग्राफ साधन है, ये पूछा जाता था। और अगर जो साधन आपको उपयुक्त लगता है, उस उपयुक्त साधन के माध्यम से उस प्रश्न को हल करना पड़ता था। 20 नंबर का आता था, मेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब वो सवाल फिलहाल वहाँ नहीं बन रहे हैं। लेकिन आपको बताऊँ, उपयुक्त साधन का मतलब ये हुआ कि जब एक बड़े पैसे को कई विभागों में खर्च किया जाता है, तब उसका नाम होता है पाई चार्ट। अब दंड आरेख क्या होता है, दंड आरेख मतलब होता है कि जब कई चीज़ों, जैसे मान लो 5 राज्यों में हमको गेहूं के उत्पादन के बारे में सोचना है, या उत्पादन और निर्यात को एक साथ दिखाना है, या उत्पादन, निर्यात, लाभ हानि को भी एक साथ दिखाना है, तो विभिन्न प्रकार के दंड आरेख बना दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो वहाँ पे दंड आरेख 5 राज्यों से संबंधित है, तब वो दंड आरेख के माध्यम से आ जाता है। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं और उनके 7 विषयों में उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। 5 बच्चे हैं और उनके 7 विषयों में प्राप्तांक निम्नलिखित दिए गए हैं। अब उनको एक साथ समझना है
तब ये ना तो पाई चार्ट में हो पाएगा ना दंड आरेख में हो पाएगा, तब इसके लिए सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सारे सवालों को हल करने के लिए बेस बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना। बेस का मतलब मैंने कहा अगर एक बड़ा धन है और उसको 4-5 विभागों में खर्च किया गया, जैसे हमने एक मकान बनवाया, उसमें सीमेंट पर खर्चा किया, लकड़ी पर खर्चा किया, ईंट पर खर्चा किया, मजदूरी पर खर्चा किया और मेरा सारा पैसा खर्च हो गया, तो उसको दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन पाई चार्ट होगा। और पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, हम पाई चार्ट में क्या करेंगे कि एक सर्किल बना देंगे, ऐसे बड़ा सा सर्किल बन जाएगा, खूब बड़ा सा, और सर्किल बनते ही उसमें विभिन्न विभाग दिखाए जाएंगे कि मान लो ईंट पर कितना खर्चा किया, मजदूरी पर कितना खर्चा किया, लकड़ी पर कितना खर्चा किया, लोहा पर कितना खर्चा किया, निरीक्षण पर कितना खर्चा किया। इस प्रकार के ग्राफ बन जाएंगे। इस ग्राफ के अंदर मैं पाई चार्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि पाई चार्ट ही क्यों है, पाई चार्ट में किस तरह के सवाल लिए जाते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो आंकड़े भरे जाते हैं वो 2 प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। एक प्रकार का आंकड़ा होता है कि वहाँ परसेंट दिया हो, ऐसे लिखा रहेगा X%, और एक प्रकार का आंकड़ा है कि वहाँ कोण दिया हो, X डिग्री, या तो परसेंट दिया होगा या तो कोण दिया होगा। 2 ही प्रकार के आंकड़े आमतौर पर बनाए जाते हैं। आमतौर पर इसलिए ये कह रहा हूँ, असंभव नहीं है कि गिनती भी लिखा जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन आम जितने हम लोग सवाल देखते हैं उसमें 2 ही प्रकार के सवाल ज़्यादातर आपको मिल पाते हैं। तो इसमें एक सवाल यह भी बन जाता है कि डिग्री को परसेंट में बना दो, या मान लो कहीं पर लिखा है 90 डिग्री है और 90 डिग्री का प्रतिशत क्या होगा, या कह दिया कि 36% है या 50% है, इसका संबंधित केंद्रीय कोण क्या होगा। यानी प्रतिशत से डिग्री और डिग्री से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपसे एक सवाल बन सकता है 5 में से, क्योंकि एक चित्र पर लगभग 4-5 सवाल पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने आया कि x डिग्री को प्रतिशत बनाइए, को प्रतिशत बनाइए, ये आपके पास सवाल आया। अब चाहूँ तो मैं एक सूत्र लिख दूँ आपके लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ सूत्र ना लिखूँ। जब अब तक सूत्र नहीं बताया तो अब क्या सूत्र बताऊँगा। मैं आपको तरीका ही बता देता हूँ कि कैसे होता है। अगर आप इसको डिग्री में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री माना जाता है, और अगर आप इसे परसेंट में देखेंगे तो पूरा का पूरा सर्कल 100% माना जाता है। अब हमको यहाँ पर डिग्री को प्रतिशत में बनाना है, तो हम यह जानते हैं पहले से कि 360 डिग्री पूरा सर्किल होता है और यह जो है पूरे 100% के बराबर होता है। तो बताओ अगर हमें 1 डिग्री बतानी हो तो क्या करना चाहिए। 360 डिग्री का मतलब 100% होता है, तो बताओ 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे 100/360% होता है। फिर आप कहिए कि जरा बताओ x डिग्री को क्या कहा जाएगा। फिर बताओ 1 डिग्री का पता चल चुका है और x डिग्री का पता करना है, तो क्या कर सकते हैं आप 100/360 गुणा x। अब ये कर दोगे ये प्रतिशत में बदल चुका है। आप देख सकते हैं x डिग्री आराम से प्रतिशत में चेंज हो चुका है। एक तरीका ये हुआ। अगर मान लीजिए आपको प्रतिशत दिया जाए और डिग्री में बनाना रहे, मान लीजिए प्रतिशत दिया रहे और डिग्री में बनाना है, क्वेश्चन पूछा गया भाई x प्रतिशत है को डिग्री में बताओ, को डिग्री में बताओ, कोण में बताओ कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, डिग्री में बताओ। तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे तुरंत कि भाई हम जानते हैं कि 100% का मतलब 360 डिग्री होता है, तो बताइए 1% माने क्या होता है, 360/100 होता है। मैं आपको इतना जीरो लेवल पर बात कर रहा हूँ, एक एक नियम है कक्षा 5 में एक एक नियम पढ़ाया गया था आपको, और उसी तरीके से मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 1 डिग्री का मतलब 1% का मतलब हो गया आपका इतना डिग्री। अब आपको कहा गया नहीं भैया हमको x% के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे 360/100 और गुणा x कर दूँगा, तो ये बन जाएगा आपका डिग्री। आपने पाई चार्ट देख लिया कि पाई चार्ट से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और उसके बाद खाने से संबंधित जब बात आएगी तो उसके अंदर प्रतिशत, अनुपात, औसत ये सब चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो पाई चार्ट में आपने क्या देख लिया, एक बड़ा धन है वो विभिन्न विभागों में खर्च किया गया है और तब उससे पाई चार्ट बनाया गया है, और पाई चार्ट से संबंधित 4-5 सवाल बनेंगे और उसको हमें हल करना पड़ेगा। हम दंड आरेख के बारे में जो बात कर रहे थे कि दंड आरेख कहाँ बन सकता है, जहाँ पर
जैसे आयात निर्यात के बारे में सोचा जाए कि 5 देश हैं और उनके आयात निर्यात का एक ग्राफ बनाइए आप, तो क्या करेंगे आप? 5 देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, भारत, ऐसे लिख दिया आपने, और फिर आयात निर्यात व्यापार संतुलन कैसे हो रहा है आप दंड आरेख से इसे दिखा सकते हो। ठीक है, दंड आरेख वहाँ पर काम करता है। फिर मैंने कहा कि मान लो साड़ी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? साड़ी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर बहुत ढेर सारे आंकड़े। जैसे 5 कंपनियां हैं, वो बल्ब का उत्पादन करती हैं, तो कितने मैन्युफैक्चर करती हैं, कितना डिफेक्टिव हो जाता है उसमें, और कितने % का लाभ या हानि होता है, ये सारी चीज़ें अगर हमको दिखानी होती हैं तो बहुत प्रकार के डिजिट लिखने पड़ेंगे, और वह सारे डिजिट ना तो आपके पाई चार्ट में आ पाएंगे, ना दंड आरेख में आ पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सारणी में आ पाएंगे। ठीक है जी, तो सारणी की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। ठीक, अब मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा सवाल कहाँ पे आवश्यक होता है। और ग्राफ की बात क्या है? ग्राफ में देखते ही उत्तर आ जाए। हाँ, जैसे अगर आप देखते होंगे, अगर शेयर बाजार कभी आप देखते होंगे, शेयर मार्केटिंग, तो उसमें ऐसे ग्राफ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। ये एक ग्राफ पेपर होता है, उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उसी प्लेन के ऊपर जैसे पेन चलती रहती है, वैसे दिखाता रहता है कि हमें कितना लाभ या हानि हो रहा है। ठीक है जी, तो ये 4 तरह के सवाल हैं, और इनको हमने एक जगह इकट्ठा करके ढेर सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया। अब एक एक करके हम उन्हीं सभी प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आप देखिए, एंजॉय कीजिए गणित को। आइए सवाल शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, शुरू करेंगे तो ग्राफ की व्याख्या, और इसमें सारणी है, ग्राफ है, सब कुछ है। बस शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बारे में जवाब देना है। लिखा हुआ है कि निम्न, देखो 1 से 5 तक निर्देश यहाँ दिया गया है कि 1 से 5 तक आपको सवाल लेने हैं। 1 से 5 तक देखो, निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दिखाया गया, मिलियन टन में। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा है, ये सन दिखाई पड़ रहा है, और ये सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में दिखाई पड़ रहा है। मेरे ख्याल से ग्राफ आपको अच्छे से विजुअल होगा। हमने प्रयास किया है कि ये चीज़ आप तक बेहतरीन तरीके से पहुँचे। अब प्रश्न देखिए, उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा। इसका क्या मतलब हुआ कि उत्पादन का जो अधिकतम स्तर था इस वर्ष घट गया। किस वर्ष घट गया, जरा आप ध्यान से देखिए। देखो, घटने के लिए कहाँ घटा, देखो आप सबसे पहले तो आप यहाँ देखो, यहाँ बढ़ता ही जा रहा था। एक बार 12-13 में घटा है, एक बार देखोगे तो यहाँ पे 15-16 में घटा है। देख लीजिए आप, बहुत तेज़ी से घटा है। 98 से सीधे 60 पर आ गया। और कहाँ घटा है, एक बार देखो 19-20 में घटा है। देखो आज 90 से 80 हो गया। इन्होंने कहा इस वर्ष घटा है, तो किस वर्ष ज़्यादा घटा है? 3 जगह हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक वर्ष यहाँ घटा है, एक बार यहाँ घटा तो यहाँ भी है। यहाँ देखो 16-17 में भी घटा है ना, 55 हो गया है घट करके। लेकिन सर्वाधिक कहाँ घटा, अगर हमको यह बताना हो इस सवाल में कि आखिर इस वर्ष घटा तो 3-4 जगह। लेकिन अगर हमसे पूछना हो कि बताओ अधिकतम कहाँ घटा, अधिकतम कहाँ घटा भाई, मैक्सिमम कहाँ घटा, तो आप कितने आसानी से कह सकते हो कोई चीज़ 98 थी और सीधे 60 पर आ गई। तो बहुत तेज़ी से यहाँ गिरा है। 15-16 में अधिकतम घटा है। घटा तो कई जगह पे है, लेकिन अधिकतम घटा जब पूछा जाता है तो आप खाली देख करके लगाना होगा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं लगाना है, खाली देख कर जवाब देना है। तो आपने देखा, अगर अधिकतम घटा की बात करें तो अधिकतम घटा है आपका 15-16 में। तो उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। घटने का तात्पर्य देखो, यहाँ पर आपने घटाई देखा, यहाँ घटा देखा, यहाँ घटा देखा, यहाँ घटा देखा, कुल 4 जगह घटा हुआ देखा है आपने। लेकिन तो यह सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न इसी पर टिका हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि कब हुई है। मैक्सिमम वृद्धि देखना है। अच्छा, मैक्सिमम वृद्धि माने जानते हो, गिनती की वृद्धि नहीं, परसेंटेज की वृद्धि देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कहे अधिकतम वृद्धि हुई है तो प्रतिशत वृद्धि देखा जाता है, या बहुत शार्प वृद्धि कहीं दिखाई पड़े तब उसी को लेना होता है। देखो, वृद्धि तो यहाँ भी हुई है, 42 से 44 वृद्धि तो है ही है, 44 से 58 वृद्धि तो हुई है,
55 से 90 हुआ, ये बड़ी शार्प वृद्धि है। बताओ 55 से 90 अगर आप परसेंट देखोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, क्योंकि एकदम तीखी चढ़ाई है, शार्प वृद्धि कहा जाता है। और देखोगे तो वृद्धि यहाँ भी हुई है, 55 से 80 हुआ है, लेकिन ये 55 से 90 हुआ है, ये ज़्यादा वृद्धि है। मतलब वृद्धि कई तरह की दिखाई पड़ रही है, ढेर सारे वर्षों में वृद्धि दिखाई रही है, लेकिन जब अधिकतम वृद्धि की बात करेगा तो हमें एकदम शार्प वृद्धि की ज़रूरत पड़ेगी। तो 55 से 90 हुआ है, ये सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, यानी 13-14 में सबसे ज़्यादा वृद्धि नज़र आती है। क्या है? 13-14 में सबसे ज़्यादा वृद्धि नज़र आती है। वैसे वृद्धि कई जगहों पर आती है, लेकिन 13-14 के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 55 से लेकर 90 हो गया है। जब परसेंटेज आप निकालोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंट यहाँ का आएगा। ठीक है जी, ज़रूर हमको मैसेज से सूचना दीजिएगा कि आपको यह बात कितना अच्छे से समझ में आ रही है। लिखा है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। देखो मैंने कहा था औसत आएगा। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था? औसत किसे कहते हैं? पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या, बस औसत की और कोई परिभाषा नहीं। पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। प्रथम 3 वर्ष की बात कर रहा है, 42, 44 और 58 की बात कर रहा है। हम 42 + 44 + 58 जोड़ेंगे और बटा 3 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा औसत उत्पादन मिल जाएगा 42, 44, 58। और जोड़ा जाए तो 8, 4, 12, 2, 14, हासिल हुआ 1, 6, 4, 10, 4, 14, 144 बटा 3 आ गया। काटो, 3 चौक के 12, 3 8 24, 48 टन। कहीं दिख रहा? 48 मीट्रिक टन हमारा औसत आया है। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बात एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, औसत उत्पादन प्रथम 3 वर्ष का देखा गया था, आपने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, मैक्सिमम उत्पादन कब दर्ज हुआ? देख लो, मैक्सिमम की बात करें कि पूरे ग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा 98 दिख रहा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उत्पादन किस वर्ष दिख रहा है? आप देख लीजिए, साफ साफ नज़र आ रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता है। आप देखोगे ये 14-15 जो सन दिखाई पड़ रहा है आपको, 14-15, तो 14-15 में सबसे ज़्यादा उत्पादन साफ साफ आपके सामने है। तो ये आपका रहा चौथा प्रश्न। आइए 5वां प्रश्न करते हैं और इसके बाद ये ग्राफ फिनिश हो जाएगा। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था? बताओ। था नहीं है, था, है ना। वर्ष 11-12 के दौरान, 11-12 देख लो भैया, ये रहा। 11-12 के दौरान प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? बताओ। 44 था। पिछले वर्ष 44 था, अब 58 हो गया। मेरे भाई बताओ, कोई चीज़ पहले 44 थी, अब बढ़ करके 58 हो गई है। हमको बताना है कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप क्या करोगे? वृद्धि गुणा 100 बटे ओरिजिनल वैल्यू। क्या है? प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत क्या हुआ? वृद्धि कितना हुई है और गुणा 100 और बटा ओरिजिनल वैल्यू पहले क्या था? 44। बस आओ घटाते हैं। 8 में से 4 घटाओगे 4, और 5 में से 1 घटाओगे, 4 घटाओगे 1, ये 14 बढ़ा है। तो वृद्धि गुणा 100 और बटा ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 44। इसको थोड़ा सा छोटा आप कर सकते हैं 4 से। तो 4 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ से काट दोगे 25। अब चलिए गुणा करिए, दशमलव में आएगा। 25 चौक के 100, हासिल 10, 25 के 25, 10, 35। इसी में आपको 11 से भाग देना। तो 11 × 33 हो जाएगा। अब 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 11 1 में 11 हो जाएगा। फिर दशमलव करोगे आप, 9 बचेगा 90, 11 8 88 हो जाएगा। 31.8% आपको वृद्धि नजर आ रही है। कैसे रहे विद्यार्थियों? अब जरा बताओ, एक प्रश्न के पूरे 5, ये 5 प्रश्न पूरे हुए और मैं इसी समय आपसे यह उम्मीद करता हूं कि क्या यह 5 प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। अगर अच्छी तरह समझ में आए हैं तो कृपया अभ्यास कर लीजिए और DI हम सारे करवा डालेंगे। पूरे 200 क्वेश्चन मैं आपके पास लाऊंगा और DI के मामले में आप रिच हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देखो, ये नई चीज़ है, एक नया दंड आरेख आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इस दंड आरेख को समझना है और उसके आधार पर जवाब देना है। लिखा है, पहले तो इसको समझ ले। लिखा है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्ष के आयात को 13 से 19 के बीच के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाया गया। आयात को दर्शाना है। देखो 2000 करोड़ रुपया है यहाँ पर। 2013-14 में 700 करोड़, ये 14-15 में 900 करोड़, 15-16 में 1200 करोड़,
फिर 1200 करोड़, फिर 1300 करोड़, फिर 2000 करोड़ दर्शाया गया। इस आधार पर अब आपको जवाब देना है। क्या आप तैयार हैं? प्रश्नों को पढ़ा जाए और समझा जाए कि क्या पूछा जा रहा है। कह रहा 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 14 से 15, देखो 14 से 15 और 15 से 16 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? यानी 700 से जब 900 हुआ, क्या करा? 14-15 से 15-16 में, 15-16 कौन है? ये है भाई, देखो ये है 14-15 और ये है 15-16, सॉरी 14-15 ये कहाँ हुआ? 14-15 ये ना हुआ भाई, 14-15 वो तो 13-14 है। देखिए आप 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयत में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? बताओ। कोई चीज़ 900 थी, अब 1200 हो गई। बताओ, कोई चीज़ 900 थी, अब 1200 हो गई, कितने प्रतिशत वृद्धि आप सोच पा रहे हो? अभी अभी हमने वृद्धि पर एक सवाल किया है, वृद्धि गुणा 100 बटे ओरिजिनल वैल्यू। देखो कोई चीज़ पहले 900 थी और अब कितनी हो गई? 1200 हो गई। क्या आपको लगता है 300 की वृद्धि हो गई है? अब वृद्धि गुणा 100 करेंगे आप और बटा ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 900, बस इसी को काट देंगे। 300 3 900 होता है और 100 बटा 3 करेंगे आप तो 33.33% आ जाएगा। 33.33% आ जाएगा। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या बात यह क्लियर हो पाई आपको? कहीं से समझने में कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। लिखावट आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है वो भी बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैसेज आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलता हूँ। लिखा सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में क्या रहा? कह रहा सभी वर्षों के लिए, बताओ सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपया कितना रहा? ये बड़ा अजीब है। औसत करोड़ वृद्धि कैसे माना जाएगा? जानते हो, सभी वृद्धियां निकालनी पड़ेंगी आपको, सभी वृद्धियां और बटा जितने सारे वर्ष हैं, तब औसत वृद्धि। देखो क्या बोल रहा है, आयात की वृद्धि का औसत बताना, वृद्धि का औसत, आयात का औसत नहीं बताना, वृद्धि का औसत बताना। तो अगर वृद्धि का औसत बताना है मेरे भाई, तो जरा बताओ यहाँ कितनी वृद्धि हो गई है? तो आप कहोगे भैया 700 से 900 हुआ है, 200 की वृद्धि हुई है। ये 900 से 1200 हुआ है, ये कितनी वृद्धि हुई है? 300 की वृद्धि हुई है। बहुत सही, आगे बढ़िए भैया। 1200 से 1200 हुआ है, 0 वृद्धि हुई है। आगे बढ़िए आप। 1200 से 1300 हुआ है, 100 की वृद्धि हुई है। वाह। और आगे देख लो आप, 1300 से 2000 हुआ है, 700 की वृद्धि हुई है। बताओ कितनी हुई है? 700 की वृद्धि हुई है। टोटल वृद्धि इतनी हुई है। सबकी वृद्धि बात कर रहा हूँ, सभी वर्षों के लिए। तो देखो एक यहाँ वृद्धि दिख रही है, एक यहाँ 2, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 100, यहाँ इतना वृद्धि हमने देखा है। और बटा कितनी वृद्धि देखा? 1 2 3 4 5, 5 से हमें इसमें भाग दे देना, बस ये वृद्धि दर का औसत निकल जाएगा। और जोड़ा जाए 7 1 8 3 11, 11 2 1300। बोलो भैया 1300 बटा 5 हो गया। अब 1300 बटा 5 को आप काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 छके 30, 260 करोड़ की औसत वृद्धि आपको नजर आती है। क्या आप सहमत हैं? क्योंकि यह सामान्य प्रश्न नहीं है, इतना जान लीजिए, ये सामान्य नहीं है। लड़का इन सबको जोड़ने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ सिर्फ वृद्धि की बात की जा रही है। यही बारीक बात, बारीक इसे कहते हैं कि देखो खाली वृद्धि की बात कर रहा है तो 260 करोड़ की औसत वृद्धि इन्हें हर साल दिखाई पड़ी। तो आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। लिखा विगत कितने वर्ष में यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? अब देखो हाल, कह रहा कितने वर्षों में यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था, हमको ये बताना। अब तो पहले तो हमें औसत आयात देखना पड़ेगा कि औसत आयात कितना हुआ, और तब पता चल जाएगा कि यक्स का आयात औसत आयात से कितना अधिक था। तो चलो पहले औसत देख लेते हैं। यही मैं कह रहा था, औसत भी पूछा जाएगा। 700 900 1200, देखो 700 900 1200, फिर 1200 और फिर 1300, फिर 2000, फिर 1300, फिर 2000, और इनको आप भाग देंगे किससे? 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे।
और जोड़ा जाए तो ये है औसत आ जाएगा। उस औसत से कितने वर्ष अधिक था ये हमको समझना पड़ेगा। तो पहले तो हम डबल जीरो लगा दें, उसके बाद आप जोड़ते हैं 0 3 2 5 2 7 7 7 और 9 9 7 16 16 और 7 23 हासिल हुआ 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बटा 6। देखो भैया 6 1 के 6 0 6 25 1050। औसत कितना आ रहा है 1050। अब बताओ 1050 से कौन अधिक था? 1 2 3 4 4 लोग ऐसे हैं जो 1050 यानी औसत से अधिक है। बस यही कहानी। क्या देखा आपने? सवाल क्या था? कितने वर्षों में यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? तो हम क्या किए, सबका पहले औसत निकाल लिए। औसत निकाल के आया 1050। अब कितने वर्षों में 1050 से अधिक उत्पादन हुआ है या आयात हुआ है? तो आपने देखा 4 वर्षों में हुआ है। क्लियर हो रहा है? आइए अगले सवाल पर बात करें। लिखा यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है? जरा बताओ। अभी अभी हमने देखा है कि इसमें कुल 6 वर्ष हैं। 1 2 3 4 5 6 6 वर्षों में 4 वर्ष ऐसे रहे हैं जिनका आयात औसत से ज़्यादा रहा है। इसका मतलब 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जिनका औसत आयात से कम रहा है। तो बताओ अगर 4 अधिक रहा है और 2 कम रहा है तो इनका अंतर क्या होगा भाई? 2 ही तो होगा। सवाल समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। यक्स के औसत आयात से अधिक आयात यानी 4 और यक्स के औसत आयात से कम आयात यानी 2 का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 2 वर्षों का अंतर। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। अगले प्रश्न को देखें। 18-19 के दौरान यक्स का आयात सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना अधिक था? बताओ। 18-19 की बात कर रहा है। 18-19 मतलब 2000। बताओ, ये कह रहे हैं सभी वर्षों के औसत आयात से कितना अधिक था। अभी अगर आपको याद हो तो औसत हम लोगों ने 1050 निकाला था। क्या आपको याद आ रहा है? 1050 निकाला था। अगर 1050 निकाला था तो बताओ 1050 से 2000 पर पहुंच गया है ये। तो बताओ कहीं ऐसा तो नहीं औसत निकालने में कहीं कोई समस्या रही होगी? एक बार हम औसत ज़रा चेक कर लेते हैं। तो आओ चेक कर लें। 7 देखो 0 है यहाँ पर। एक बार खाली चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे चेक करना ज़रूरी है। तो डबल 0 तो हमें लग ही गया। मैं योग कर रहा हूँ इसका। तो देखो 0 3 2 5 2 7 7 और 9 16 16 4 20 3 23 2 2 4 1 5 1 6। हाँ देखो 23 में 3 था, हाथ से 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 आ रहा है भाई। वो वहाँ पे जो मैंने 6300 लिखा था, याद करिए। अभी इस बोर्ड में लिखने में तो यही तो मज़ा है। आओ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक आई थी, तुरंत सुधार लेता हूँ। इसको तुरंत सुधार लेता हूँ, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। आओ देखते हैं तुरंत सुधारने में क्या होगा। कि देखो इनका जब हम औसत आयात करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 और प्लस 1300 और प्लस 2000 और बटा मुझे करना पड़ेगा क्या? 6। अब चलो जोड़ा जाए। तो डबल 0 तो हमने लगा ही दिया। उसके बाद 3 3 2 5 5 2 7 7 9 16 16 7 23 हासिल हुआ 2 2 में 2 मिलाओ 4 1 5 1 6 1 7 7 आ रहा है। अब इसको हम 6 से भाग देंगे तो 6 1 में 6 होगा, फिर 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। बोलो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 6 1 में 6 होगा, फिर 4 बचेगा 40, 6 6 36 हो जाएगा। 1216 आया औसत। अगर ये 1216 दशमलव समथिंग आया है तो बताओ यह औसत आया है आपका। तो इस औसत से 1216 से अधिक केवल 2 वर्ष है मेरे भाई, केवल 2 वर्ष है। देखो 1216 से देखो खाली 2 वर्ष अधिक है, 1300 और 2000। तो ये सवाल था कि यक्स के औसत आयात से अधिक कौन लोग थे? तो खाली 2 वर्ष ऐसे थे जो औसत आयात से अधिक थे। तो इसके बाद वाला प्रश्न भी बदलेगा। वह क्या बदलेगा? हालांकि अंतर तो रहेगा, यही रहेगा। कैसे? अगर 2 वर्ष औसत से अधिक था, इसका मतलब 4 वर्ष औसत से कम था, तो 4 वर्ष औसत से कम था और 2 वर्ष अधिक था, इनका अंतर आपका वही 2 आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अब हमारे सामने आ चुका है, कितना था? 1216 था। बताओ कोई चीज़ 1216 है
और फिर कह रहा है 18-19 का जो वर्ष था, 1819 में कितना था, 2000 था। तो ये कह रहा है कितना % वृद्धि दर्ज की गई है। 12 से 16 देखो, 18-19 के दौरान यक्स का आयात सभी वर्षों के आयात के औसत से कितना अधिक था, % बताना है। तो हम देखेंगे कि इसका अंतर कितना आ रहा है। अंतर घटाओ भैया, 10 में से 6 घटाओगे 4, 9 में से 1 घटाओगे 8, यहाँ बचेगा 9 में से 2 घटाओगे 7, और फिर यहाँ पे होगा 1 में से घटाओ कुछ 784 बढ़ा है किससे, 1216 से, और गुणा 100। बस यही इतना करना। अब ये करना है तो थोड़ा 4 से काट सकते हैं आप, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, यहाँ काट सकते हैं 4 एके 4, 38, 4 नवा 36, 4 छके 24। अभी देखोगे तो फिर 4 से कट रहा है, 4 सते 28 और 4 छके 24, और 4 से काटो 4 चौके 16, 4 नवा 36, अभी 76 है, और ये है 100। अब ना काटो, सीधे भाग ही दे दो, ज़्यादा सही है। तो 4900 हो जाएगा। देखो 49 गुणा 100। अब इसमें आप 76 से भाग देते हैं, बताओ 7 छके 42, 6 बार जा रहा, 6 बार ट्रायल करो, 6 छंग 36, 3 6 सते 42, 3 45, यहाँ पे आया 4, और यहाँ पे हुआ 8 में से 5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3। अब ये हुआ 340, 7 तियाँ के 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो 7 चौक 28, देखो 64 आ रहा है। आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। आपका डी विकल्प देखो 64 आ गया है, बाकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 64.38% की वृद्धि दर्ज की गई। तो कितने मज़ेदार सवाल होते हैं और कैसे मिस्टेक होते हैं, दोनों आपके सामने है। अब एक नया सवाल आपके सामने है, एकदम नया प्रश्न आपके सामने है। अब इसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये पिछले वर्ष पेट का एग्ज़ाम भी था। ये अगर आपको याद होगा, पिछले वर्ष पेट में यह सवाल पूछा गया। कई बच्चे इस सवाल में गलती किए हैं, आप समझ जाइएगा। यह सवाल थोड़ा सामान्य नहीं है। कैसे है ज़रा समझो। यहाँ पे दशमलव में गिनती दी गई है और यहाँ लिखा है रेशियो है ये। अब रेशियो किसे कहते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कितने छात्रों ने, यहाँ शब्द देखो, इतिहास और भूगोल की बात किया जा रहा है। इतिहास और भूगोल का मतलब हुआ कि इतिहास ऊपर है और भूगोल नीचे है। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुपात जो होता है बटे में भी लिखा जाता है। अब जैसे 0.65 है तो 0.65 का मतलब होता है बटा 100 पर। तो अब देखिए आपका अनुपात आपके सामने है कि इतिहास में 65 नंबर मिला है तो भूगोल में 100 नंबर मिला। आप इसे काट के छोटा कर सकते हैं, काट दीजिए, कोई फर्क नहीं है इसका। 13 और 20 तब भी आता रहेगा कि इतिहास में 13 नंबर मिला है तो भूगोल में 20 नंबर मिला। ऐसे ही सबका देखना। अब आपको यहीं पर एक बात याद रखना चाहिए कि जितना अनुपात यानी 1 से कम है, समझते जाएगा, 1 से जो लोग कम हैं वो इसी प्रकार से आएंगे, तो इतिहास कम रहेगा, भूगोल ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो 1 से ज़्यादा है, जैसे 1 से ज़्यादा किसी संख्या को लेता हूँ, 125 को ले लेता हूँ, 1.25 को लेता हूँ, तो आप ज़रा देखो 1.25 का क्या मतलब होता है कि देखो अब इतिहास ज़्यादा है और भूगोल कम। तो प्रश्न क्या था, कितने छात्र ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक लिया। इतिहास में ज़्यादा अंक वो लोग लिए हैं जिनका जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जो वैल्यू 1 से ज़्यादा है वही इतिहास में ज़्यादा है, और जो वैल्यू 1 से कम है वो भूगोल में ज़्यादा है। ठीक है, तो आओ देखा जाए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक लिया। तो आप देख लो, 1 से ज़्यादा 1, ये 2, ये 3। देखो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा दिख रही है, बाकी ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 से कम दिख रही है। तो आप कहोगे 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। क्या समझ गए? जितने छात्रों भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ऐसे सिर्फ 3 लोग हैं। और 3 कौन कौन है? ये है और ये है। ठीक है, केवल देख करके जवाब देना है आपको, लगाना होगा ना कुछ नहीं। अब यहाँ देखो, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? भैया जी, इतिहास में कम अंक कौन पा रहा है? जो 1 से कम है। तो बताओ 1 से कम कौन है? ये पहला वाला छात्र, देखो पहला वाला छात्र 1 से कम है। फिर देखो दूसरा वाला छात्र भी 1 से कम है। फिर देखो तीसरा वाला छात्र भी 1 से कम है।
और फिर कौन छात्र है, देखो ये 6वां नंबर का छात्र देखो 1 से कम, तो 1 2 3 6 कहीं दिख रहा है, 1 2 3 6 ये 4 छात्र हैं जिनको इतिहास में कम अंक मिले हैं भूगोल की अपेक्षा देखा जाए। यहाँ से देखो हम किनको किसको बनाए हैं, इसको बनाए हैं, इसको, इसको और इसको, यही 4 छात्र हैं जो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में उनको कम नंबर मिला है। तो मेरे ख्याल से आप पूरी बात क्लियर हो रही होगी, आपको समझ रहे होंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत बनती है तो आप हमें मैसेज जरूर करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा था भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। अंक की प्रतिशत बढ़त की बात कर रहा है, भूगोल में बात कर रहा है। तो 3 और 4 दोनों के आंकड़े लाए जाएं, 3 और 4 लाओ, तो 3 लाओगे तो 0.35 दिख रहा है। बताओ जो लड़का 3 नंबर का है वो कितना पाया, 0.35। 0.35 का मतलब क्या होता है, 35/100। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 वाला जो लड़का पाया है 1.25, इसको भी हटा दो 10। अब इन्होंने कहा है कि भूगोल में इसकी प्रतिशत बढ़त क्या है। अब भूगोल में प्रतिशत बढ़त कैसे आप दिखा सकते हैं। आप एक नई बात होने जा रही है जो मेरे ख्याल से गणित में शायद किसी ने ना किया होगा। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 100 दिख रहा है, यहाँ भी ऊपर वाला इतिहास है, नीचे वाला भूगोल, और हमें भूगोल की प्रतिशत बढ़त दिखाना। कैसे दिखाओगे जब दोनों 100 ही 100 दिए गए हैं, तो कैसे दिखा देंगे आप। सोचने वाली बात। यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि ये 35 इसमें पाया है तो इसमें 100 पाया है। ध्यान से चीजिएगा, अनुपात का मामला है ये 35 है तब ये 100 है, ये 125 है तब ये 100 है। तो आपको बताना है कि भूगोल में छात्र ने मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है, तो इनको हमें ऊपर वाली वैल्यू बराबर करनी है। इसको अंश हर के संदर्भ में ना देख करके आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हम इतिहास को कांस्टेंट कर दें तब भूगोल की प्रतिशत बढ़त हमको साफ दिख जाएगी। कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं जरा बताओ। ये 35 पाया है तब ये 100 पाया है। देखो जरा यहाँ पर 35 पाया है तब ये 100 पाया है। अगर ये 1 पाया होता तो ये 100/35 पाया होता, और अगर ये 125 पाया है सेकंड वाला, तब भूगोल कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/35 गुणा 125। काटो जरा, 5 सत्ते 35 और 5 से इसको काट दो तो 25, तो 2500/7 आया। 2500/7 आया, और 7 से काटोगे इसको तो 7 या 21, 4 40 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 50, 7 × 7 = 49, 357 आ जाएगा। अगर बताओ ये इस संदर्भ में अगर हम तुलना करें तो ये 100 है, वहाँ 350 हो जाएगा, बहुत बड़ी वृद्धि दिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर वह बात नहीं दिखाई गई क्योंकि इनके अंक ही नहीं निर्धारित किए गए। अंक नहीं है, ये अनुपात है। आपको यह बात ध्यान रखना चाहिएगा कि अनुपात एक संबंध का नाम है। अनुपात एक संबंध खाली होता है, कहीं नंबर नहीं होता है। ये अनुपात क्या है, एक संबंध होता है, यह नंबर नहीं होता है। इसलिए अंकों के प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाली जा सकती है, आंकड़े अपर्याप्त माने जाएंगे। हम यहाँ यह कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन यह कोशिश उस लेवल पर नहीं थी। कारण क्या था कि यह संबंध है, और संबंध जो होता है वह अंक नहीं होता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त देने पड़ेंगे। हमें नहीं पता है कि भूगोल में पहले कितना नंबर पाया था और फिर अब कितना नंबर पाया है, क्योंकि ये संबंध इनके इतिहास भूगोल के मध्य अंक दर्शाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण से इसको समझें कि एक आदमी के पास 10 रुपया है, एक आदमी के पास 20 रुपया है, 10-20 का रेशियो आपको 1:2 मिल जाएगा। लेकिन सोचो एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है और 1000 या 10,000 मान लो, और दूसरे आदमी के पास 2000 रुपया है या 20,000 कह लो, तब भी यह 1:2 ही हुआ। तो आप देखो 1:2 यहाँ भी है, 1:2 यहाँ भी है, लेकिन दोनों के रुपए में कितना बड़ा अंतर है, आप समझ रहे हैं। तो अनुपात जो होता है वह मात्र एक संबंध दिखाता है, यह अंक नहीं दिखाता है। इसलिए इस मामले में हम कह देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इतिहास बटा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताओ। देखो इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात ये है 1.55। बोलो 1.55 ये अधिकतम अनुपात, और न्यूनतम अनुपात अगर हम देखें तो ये है 0.35। कितना है, 0.35। ये न्यूनतम अंतर दिख रहा है। बताओ इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा, कह रहा अधिकतम अनुपात ये रहा
और न्यूनतम अनुपात ये रहा, दोनों का अनुपात का अंतर पूछा जा रहा है, तो 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, और 1 में से कुछ नहीं घटाओगे 1 आएगा। 1.20 कितना अंतर आ गया? 1.20 अंतर आ रहा है इन दोनों का। ठीक है भैया, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अब ये मेरे ख्याल से 5वां और आखिरी सवाल होगा। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो बताओ इतिहास में कितने अंक मिलेंगे। छात्र 4 को आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 माने 125, 125/100 है। ये कह रहे हैं कि भूगोल में अगर वो 100 नंबर पाएगा तो इतिहास में 125 पाएगा। बोलो, अगर भूगोल में 100 नंबर पाएगा तो इतिहास में 125 पाएगा, 125। तो बताओ अगर भूगोल में वो 1 नंबर पाएगा तो इतिहास में क्या पाएगा? 125/100। तो अगर भूगोल में 60 नंबर पाएगा तो बताओ भूगोल इतिहास में क्या पाएगा? 125/100 गुणा 60। काटने की कोशिश करिए तो ये हो जाएगा 20 या 60, 20 25 100, और 5 से काटेंगे तो 25, 25 या 75, तब उसे 75 नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। एक एक नियम मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सूत्र ना बताए जाएं, और एक एक नियम जो आप पहले से जानते हैं उसी आधार पर इस सवाल को लगा दीजिए। कह रहा छात्र 4 को अगर भूगोल में 60 नंबर मिला, तब बताओ इतिहास में क्या मिला। जबकि हम पहले जानते हैं कि अगर वो भूगोल में 100 पाता है तब इतिहास में 125 पा रहा है। अगर भूगोल में 100 पा रहा है, यहाँ मैं भूगोल लिख दे रहा हूँ, अगर वो भूगोल में 100 पा रहा है तब इतिहास में 125 पा रहा है इतिहास में, तो बताओ अगर भूगोल में 1 पाएगा तब इतिहास में क्या पाएगा, और अगर भूगोल में 60 पाएगा तब इतिहास में क्या पाएगा। तो आपका उत्तर आ गया 75। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न आपके सामने है, इसको देखना है। कच्चे ऊन का उत्पादन है, मीट्रिक टन में दिया गया है, इसका हमें जवाब देना है। सवाल है 16 से 20 तक, यानी कुल 5 सवाल है। यहाँ पर मीट्रिक टन में उत्पादन दिया गया है और वर्षों की संख्या दी गई है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन था? उच्चतम वृद्धि बताना है कि उच्चतम वृद्धि, मैं बार बार कह रहा हूँ, परसेंट की वृद्धि जब भी कभी देखना होता है तो हमेशा परसेंट में देखा जाता है। तो देखो यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे हुई 51 से 53 हुआ, यहाँ पे वृद्धि भी दिख रही है 53 से 65 हुआ, यहाँ भी वृद्धि दिख रही है 65 से 76 हुआ, फिर यहाँ भी वृद्धि दिख रही है 58 से 68 हुआ, और यहाँ भी वृद्धि दिख रही है 68 से 73 हुआ। लेकिन उच्चतम वृद्धि की बात की जा रही है। उच्चतम माने सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो मैंने बताया था जहाँ सबसे तीखा हो, तीखा मोड़, यानी नीचे से एकदम एग्जैक्ट ऊपर गया हो, वह सबसे ज़्यादा देखना होगा। तो आओ 1 2 चेक करना पड़ेगा, उसी में हमें पता चल जाएगा। एक वृद्धि तो आपको यहाँ दिख रही है 53 से 65, यानी आपको 16-17 में एक वृद्धि दिख रही है, 53 से 65 हुआ है। जरा देखो कई परसेंट वृद्धि लगभग हो रही है। 5 में से 3 घटाओ 2, मैं चेक कर रहा हूँ, और 6 में से 5 घटाओगे तो 1, 12 की वृद्धि हुई है। जरा देखो कितने परसेंट की वृद्धि है ये, चलो चेक किया जाए। तो अगर इसको हम 50 मान लें तो लगभग 24, यानी 24% के आसपास की ये गलती दिख रही है। अगर इसको हम 50 मान के चले तो 50 दूनी 100, लगभग 24%, क्योंकि लगभग ही बताएंगे, कौन एग्जैक्ट चेक करना है। तो लगभग 24% की वृद्धि यहाँ पर नजर आ रही है। 65 से 76 में कौन परसेंट वृद्धि दिख रही है भैया? 6 में से 5 घटाओ 1, 7 में 6 घटाओ 1, 11, नहीं, ये वृद्धि ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर देख लो भैया, 8 में से 8 घटाओ 0, 6 में से 5 घटाओ 1, यहाँ भी वृद्धि नहीं दिख रही है, वह वृद्धि नहीं दिख रही है। तो आपको सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखेगी 16 से 17 के बीच में। आप लगा के देख लीजिएगा, घर में बैठेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा 53 से 65 हुई है, तब कितने परसेंट वृद्धि हुई है। 65 से 76 हुई है, तब कितने परसेंट वृद्धि हुई है। और 58 से 68 हुई है, तब कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको यहाँ नज़र आएगा, जो कि लगभग 24% के आसपास होगा, बाकी और कहीं 24% नहीं आएगा। कैसे हम जान रहे हैं? दरअसल जब वही मात्रा, जैसे मान लो 10 की वृद्धि हुई है, तो 10 की वृद्धि 50 में हुई है, 10 की वृद्धि 60 में हुई है, 10 की वृद्धि 90 में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन मानी जाएगी? 50 वाली। अगर 10 की वृद्धि 50 में हुई है तो उसका परसेंट बहुत ज़्यादा आएगा, और 10 की वृद्धि अगर 90 में हुई है तो उसका परसेंटेज कम आएगा। ठीक है जी। कारण क्या है? जो अपान हम लिखते हैं, अपान में अगर हम बड़ी संख्या लिखेंगे तो हमारी संख्या कम हो जाती है, और अपान में अगर छोटी संख्या लिखते हैं तो हमारा परसेंटेज बड़ा आ जाता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन के उत्पादन कितना % बढ़ गया है?
बताओ प्रथम 4 वर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रथम 4 वर्ष का उत्पादन कितना है, आओ चेक करें। प्रथम 4 वर्ष कौन कौन है भैया, देखो प्रथम 4 वर्ष ये चारों हैं, ये वाले 4, और अंतिम 4 वर्ष ये वाले हैं। तो हमें प्रतिशत वृद्धि देखना, दोनों को अलग अलग जोड़ना है। आओ जोड़ा जाए, दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। तो पहले इनको जोड़ रहा हूँ, देखो 5 3 8 1 9 6 15, हासिल हुआ 1, और यहाँ 6 में 1 मिलाओ 7, 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22। इतना उत्पादन टोटल हुआ है प्रथम 4 वर्ष में। अब अंतिम 4 वर्ष को चेक कर लिया जाए। 3 8 11, 11 8 19, 1 20, 5 25, हासिल हुआ 2, 7 9, 6 15, 5 20, 7 27। ये इतना वृद्धि हुआ, 225 से 275 हो गया। क्या सवाल था, पहले 4 वर्ष की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के कच्चे ऊन के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 225 थी पहले 4 वर्ष में टोटल उत्पादन, और 275 थी अंतिम 4 वर्ष में उत्पादन। तो 50 की वृद्धि नज़र आ रही है। देखो कितनी वृद्धि नज़र आ रही है, 50। तो 50 गुणा 100 और बटा 225, यही काटना है। तो 25 चौक के 100 और 25 नवा 225, 200 आ गया, 200 बटा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.2, 22.2% की वृद्धि आपको नज़र आ रही है। कितने अच्छे सवाल हैं, है ना। दाग अच्छे जैसे कहा जाता है कि आप सवालों को बस खाली एंजॉय करिए और आपका उत्तर आसानी से बन जा रहा। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। औसत उत्पादन अभी अभी हम लोगों ने जोड़ा था, एक जोड़ा था 225 और एक जोड़ा था 275। इनको ज़रा चेक कर लो भैया कितने आ गए। तो 2 2 4 1 500 आ गया। अब बटा 8 कर दो, 8 वर्ष थे, भाग दे दो, 8 छके 48, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16 और 8 बचे 40, 62.5, 62.5 मीट्रिक टन औसत उत्पादन था। देखो पिछला सवाल हमको याद था कि हमको जोड़ने पे इतना ही आया था, नहीं तो हमें फिर से जोड़ना पड़ता। याददाश्त की बहुत ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई के दौरान। अक्सर देखे होंगे विद्यार्थी कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत कुछ है, याद नहीं हो पाता। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन पर ध्यान करें, किसी चीज़ को खाली सोचें थोड़ा देर तक, तो आपकी याददाश्त में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। इस पर भी आपको काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई है, ये कह रहा है अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है 76 से गिर के 58 पर आ गया। आप देखो सबसे ज़्यादा 60 तेज़ी से नीचे गिरा है। तो आप देखोगे 18-19 साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 18-19 में सबसे ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। गिरावट कई जगह आई है, यहाँ भी आई है और कहीं पर है और कहीं नहीं, एक ही जगह गिरावट ये सबसे ज़्यादा है, और ये गिरावट ये जो कम है, ये गिरावट सबसे ज़्यादा है जो कि दिखाई पड़ रहा है। डीआई के प्रश्नों में ये खासियत है कि यह किसी भी चैप्टर से आसान है। मतलब अंक गणित का कोई भी एक चैप्टर ले लो, उस किसी एक चैप्टर से भी ये आसान चैप्टर होता है। उसका कारण क्या है कि 5 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन करना होगा, बाकी प्रश्न तो देख कर ही जवाब दिए जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था, क्या था। बताओ 14-15 का ऊन का उत्पादन 51 था और 19-20 का ऊन का उत्पादन कितना था, 68 था। क्या इसे 17 से काट सकते हैं। 17 तियां 51, 17 चौके 68, 3/4। यह भी सवाल है, आप खुद देख लीजिए। यह प्रश्न है और आपका एक उत्तर हल हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक नया सवाल है, एक नया सवाल है, इसको देखिए और महसूस करिए कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिया गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन से प्रदर्शित करता है। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखो हर वर्ष में 3 फसल के बारे में बात किया जा रहा है। पहली फसल चावल की है, दूसरी मक्के की है और तीसरी ज्वार की है। 4 वर्ष का हिसाब किताब दिया गया है, 2004, 2005, 2006, 2007। और आपको इसमें तय करना है कि बताइए कैसे इन सवालों को जवाब दिया जाएगा। सवाल है,
दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है? एग्जैक्टली सेम बताओ। कह रहा है कि दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसल, दो फसल ऐसी रही है जो एग्जैक्टली सेम रही है। अगर एग्जैक्टली सेम की बात करें तो हमें अब जो दिख रहा है तो 2006 और 7 में ज्वार का उत्पादन देखो, ज्वार का उत्पादन आपको साफ साफ दिख रहा है। इसमें नहीं, ज्वार इसमें है और इधर कितना है भैया, चावल है। ज्वार और चावल यहाँ देखो एकदम बराबर दिख रहा है। और कौन बराबर दिख रहा है? और भी चेक कर लेता हूँ, नहीं ये ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यही देखने में थोड़ा समय लगता है। देखो यहाँ पर देखो ज्वार भी इसी पर आकर रुका हुआ है और चावल भी इसका आकर रुका हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मैं दिखवा दूँ। यहाँ पे 2006 में देखो ज्वार यहाँ तक है और 2007 में देखो चावल यहाँ तक है। दोनों इसी 4 पर आए हुए हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दो विभिन्न वर्षों में ज्वार और चावल ऐसी फसल है जिसके उत्पादन समान मात्रा में हुए हैं। देखो ज्वार और चावल समान मात्रा में हुए हैं। यह भी प्रश्न है, एक सवाल है ये गणित का, 1 नंबर मिल चुका है आपको। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। कह रहा किसी भी फसल के निम्नतम उत्पादन और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर अधिकतम करीब करीब कितना है? करीब करीब है, ये करीब करीब बताना है कि निम्नतम उत्पादन और अधिकतम उत्पादन का कितना भी ज़्यादा अंतर कहाँ पर है। अधिकतम अंतर किसी एक फसल के बारे में सोचिए आप। तो चलो एक चेक कर लेता हूँ। चावल सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं यहाँ पैदा हो रहा और चावल सबसे कम कहाँ पैदा हो रहा? 2005 में जी। तो चावल का मैक्सिमम कितना है? ये 8 है, ये 10 है, ये 8.5, 9 तो नहीं है, ये 9 से थोड़ा सा कम कह लीजिए आप ना। 8 है और बीचों बीच 9 आएगा, 9 से थोड़ा सा कम है तो कितना कर ले? 8.75 कर दे। कुछ भी अपनी मर्जी से सोच लीजिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ 8.75। यहाँ चावल का उत्पादन कितना है भाई? इस जगह पे यहाँ पर चावल का उत्पादन 2 है। तो आप देख लो, अगर हम 2 का अंतर मान ले तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 दशमलव कुछ आ रहा है। इतना उत्पादन का अंतर आपको चावल में दिख रहा। चलो आगे देखता हूँ। चावल का उत्पादन हमने देख लिया, बहुत अंतर नहीं मिल पाया। अगर हम मक्के का उत्पादन का अंतर देखें तो मक्के का औसत उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ देखो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा। मैक्सिमम उत्पादन चावल नहीं मिल पाया और मक्का चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी फसल की बात कर रहा। हमने चावल चेक कर लिया, चावल में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये खाली 6.75 आ रहा है और 6.75 हमारे विकल्प में भी नहीं। आइए यहाँ पर बात करें। अब ये लगभग 9 पर गया हुआ है, देख लो ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है और ये 9 है। 8 है, ये 10 है, ये 10 है। 8 और 10 के बीचों बीच ये गया हुआ है तो पक्का ये 9 ही होगा, 9। अब देखो ये कलर का भी सिस्टम अलग अलग है ना, अलग अलग लेना है। 9 माइनस यहाँ मक्का देख लो 2006 में सबसे कम हुआ है। देखो यहाँ 1 है, ये 0 है, ये 2 है, इसका मतलब बीच में 1 है। तो 9 और 1 का अंतर 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और ये कितना टन दिया गया है? 100 टन की बात कर रहा, 800 टन ये दिख रहा। 800 टन हमारे विकल्प में भी है। अब एक फसल और बची, वो भी चेक कर लेता हूँ, तब फाइनल जवाब देता हूँ। ज्वार में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है इस जगह पे 6 का, और ज्वार में सबसे कम उत्पादन कहाँ हुआ है? इस जगह पे 4 का, नहीं आया। तो आपका उत्तर आया मक्का। मक्का में अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के बीच में 800 टन का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा। यहाँ पे 9 दिख रहा, यहाँ पर 1 दिख रहा। 9 और 1 का अंतर 8 आता है, और क्योंकि यह आंकड़े 100 टन में दिखाए जा रहे हैं इसलिए आपका उत्तर 800 टन आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 8 टन भी लिखा हुआ है, गलती यहीं से संभव है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 2004 से 2007 के बीच चावल के उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 4 से 7 के बीच चावल के आंकड़े क्या दिखाते हैं? आओ चेक करें। 2004 में चावल है लगभग 9 और 2007 में चावल है 6। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कमी हो रही है। तो ये लगभग 9 है और ये 4 है। बताओ 9 से ये 4 पर पहुंचा है तो 5 अंक की कमी आई है। यह कमी कितने % की दिख रही है? ज़रा चेक कर लो। 500/9 ये लगभग में आता है, तो 9 × 5 = 45,
फिर 9 पचे 45, लगभग 55% की कमी आपको नज़र आ रही है। चावल के उत्पादन में लगभग 55% की कमी आपको नज़र आ रही है 2004 से 2007 के बीच। तो बताइए यह बात आपको कैसी महसूस हो रही है? हम एक एक करके सारे सवाल लगाते जा रहे हैं और आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई? मक्का माने रेड कलर। बताओ 3 गुना वृद्धि कहाँ नज़र आ रही है? 3 गुना वृद्धि। बताओ यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 9। बहुत सही, वाह। देखो पिछले वर्ष की तुलना में ना किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ पे 3, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 3 है। देख लो अगर किस वर्ष मक्के के उत्पादन में किस वर्ष 3 गुना की वृद्धि हुई है, तो 3 गुना की वृद्धि तो आप देख लो 2004 में भी एक बार दिख रही है इस वर्ष की तुलना में, लेकिन आगे से पीछे थोड़ी ना जाना होगा। सोचो वृद्धि तो हम आगे की तरफ चलेंगे ना। तो यहाँ देखो इससे 3 गुना ये हुआ नहीं हुआ, 3 का गुना 9, लगभग 9 गुना तो यही दिख रहा है। 2005 भी दिख रहा। और देखो यहाँ से वृद्धि हुई नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि 3 गुना ही बात किया जा रहा। तो हमको 2005 ही लिख देना चाहिए। काहे 2004 में जो उत्पादन है वो 3 पर है। देखो 2004 का उत्पादन मक्के का 3 है और 2005 का उत्पादन 9 दिख रहा है। तो 5 के उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि साफ साफ दिख रही है। ठीक है जी, यहाँ पर साफ साफ दिख रही है 2005 में 3 गुना की वृद्धि दिखाई पड़ी। दरअसल वृद्धि को पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाता है और पिछले वर्ष की तुलना में जब हम देख रहे थे तो केवल वही एक वर्ष सटीक बैठ रहा। अगला सवाल है किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई? सभी की तीनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि नज़र आई है। बताओ भैया, तीनों फसलों का उत्पादन देखना है। बताओ सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। इसके लिए आपको जल्दी जल्दी चेक कर लेना चाहिए। क्या? ऐसे 9, 3 12, 12 5 17, लगभग 17। आगे देखो 2 और 9 11 और 10 21। आगे चलो यहाँ कितना है 3 1 4 4 8। यहाँ चलो 4 और 9 13, 13 और 6 19। देखो भैया एक वृद्धि 17 से 19 में भी हुई। देखो 17 था 21 होगा और एक वृद्धि यहाँ दिख रहा। कह रहा किस वर्ष में सभी तीनों वर्षों के फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो आप देखो एक वृद्धि तो 2005 में भी हुई है और एक वृद्धि 2007 में हुई है। यह वृद्धि 17 से 21 पर पहुंची है और यह वृद्धि 8 से 19 पर पहुंची है। सर्वाधिक वृद्धि अगर आप देखोगे तो 2007 में हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में फसलों के उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है क्योंकि इससे दुगना से ज़्यादा फसल पैदा हुआ। वृद्धि यहाँ भी हुई है लेकिन हमको सर्वाधिक देखना चाहिए क्योंकि वृद्धि देखने लायक कहाँ हुई है तो कहोगे वृद्धि यहाँ देखने लायक हुई है। जब एक आदमी देखे और उसको महसूस करे वृद्धि को। देखिए कुछ नया सवाल आपके सामने। देखो ये होता है घनघोर अध्ययन। घनघोर अध्ययन का मतलब हुआ कि एक आदमी आया और वह सब कुछ बताने के लिए तैयार है, आमादा है, कह लीजिए सब कुछ बताने के लिए आमादा है और उसका लाभ उठाइए। लाभ कैसे उठाएंगे? सवालों को पढ़ते हुए चले जाएंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं में, पहले पढ़ लिया जाए क्या है। नीचे दिए गए ग्राफ का निरीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय के कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। देखो ये पहला जो है वो कक्षा 10 का परिणाम है और दूसरा है कक्षा 11 का परिणाम। ठीक, और कुछ वर्षों का हिसाब यहाँ दिया है, ये परसेंट दिया हुआ है। चलो किस वर्ष दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो किस वर्ष किया है? हालांकि प्रदर्शन 7-8 में भी साफ दिख रहा है लेकिन अगर 9-10 का प्रदर्शन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ये आ रहा 90%। ध्यान से देखिए 90% का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा 2009-10 में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी प्रदर्शन है, सब जगह प्रदर्शन ठीक है लेकिन 2009-10 की बात करें तो यहाँ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिख रहा है दोनों का, क्योंकि दोनों बच्चे 90% का नंबर ला रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है, एक शानदार तरीका है कि उन्होंने 90% का अंक अर्जित किया। तो किस वर्ष अच्छा प्रदर्शन रहा
तो आप कहोगे सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009-10 का रहा है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कक्षा 10 और 11 के परिणाम में सर्वाधिक अंतर था? सबसे ज़्यादा अंतर वाला वर्ष कौन था? देखो, सबसे अधिक अंतर अगर आप ध्यान से देखोगे यह वर्ष दिखाई पड़ रहा, 2 खाने का अंतर यहाँ दिख रहा। यहाँ 1 खाने का अंतर है, कहाँ? यहाँ पर। यहाँ भी 1 खाने का अंतर है। सबसे अधिक अंतर 2008-9 की बात करें तो 2008-9 में देखो सबसे ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ रहा है 2 वर्षों का, यानी कि कुल 10% का अंतर दिख रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2008-9 में सर्वाधिक अंतर नज़र आता है, और ये आपका उत्तर हुआ 2008-9। केवल देख करके जवाब दिया जा रहा, आप खुद देख लीजिए, सवाल को लगाना भी नहीं पड़ रहा है, केवल देख करके उत्तर दिया जा रहा है। सवाल को मस्ती से लगाते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तुरंत आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 1 तथा का औसत परिणाम कक्षा 11 के औसत परिणाम से कितना कम रहा? अब देखो क्या करना पड़ेगा, औसत सबका निकालना पड़ेगा। मैंने शुरू में कह दिया था औसत प्रतिशत अनुपात, यही आपको करना है। तो आपको कक्षा 10 का और कक्षा 11 का दोनों का परिणाम देख लेना होगा और उनके औसत परिणाम का अंतर कर लेना होगा। आइए, अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ 70 दिख रहा है। आइए, यहाँ 70 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है? यहाँ इनको भी लिखते चलें, यहाँ इनका 75 दिख रहा है। ठीक है, हर साल का देखते चलें। इनका यहाँ पर दिख रहा है 85 और इनका दिख रहा है 80। ये है 85 और ये है 80। आगे बढ़िए, दोनों को एक साथ निकाल लेता हूँ। इनका दोनों का 85-85 दिख रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये 85 पर जा रहा है, दोनों का 85-85 दिख रहा है। दोनों का 85-85 लिख दिया। फिर आगे चलिए, 85-85 के बाद यहाँ इनका दिख रहा है 80 और उनका दिख रहा है 90। इनका दिख रहा है 80 और इनका दिख रहा है 90। आगे बढ़िए, 80-90 हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कितने साल हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों एक ही जगह पे हैं, 90-90 पर। बस 90-90 पर हैं। इनके औसत का अंतर देखा गया है, तो आओ इनका औसत निकाल लेते हैं। तो 0 5 5 10, 10 में 0 हासिल हुआ 1, 10 8 18, 18 8 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41, ये हो गए 41। अब यहाँ चलिए, 5 5 10 0 1 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 और 7 42। अब बताओ, इनका 410 है, और क्योंकि 1 2 3 4 5 है तो हमें 5 से इसमें भाग देना पड़ेगा और 5 से इसमें भी भाग देना पड़ेगा। 5 से भाग देंगे 5 8 40, 5 दूनी 10, और 5 से इसमें भाग देंगे 5 8 40, 5 चौके 20। ये 82 है, ये 84 है। कितने का अंतर दिख रहा है मेरे भाई? 2 का अंतर दिख रहा है। तो आप देख लो, इन्होंने क्या पूछा था, कक्षा 10 का औसत परिणाम तथा कक्षा 11 का औसत परिणाम से कितना कम रहा? तो आपके सामने देखो 2 कम रहा। तो बताइए कैसे सवाल है, कितने आसानी से आपके पास जा रहे हैं। किस वर्ष कक्षा 10 और 11 का परिणाम समान रहा? आप देख ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा एक परिणाम यहाँ समान रहा, देखो 2 जगह समान रहा, एक जगह यहाँ समान रहा, एक जगह यहाँ समान रहा। देखो किस वर्ष कक्षा 10 और 11 का परिणाम समान रहा, यानी 7-8 में था और 9-10 में था। 7-8 में था और 9-10 में था। हमें 9-10 का विकल्प दिया गया है, 7-8 का विकल्प ही नहीं दिया गया। वो जानता था कि दोनों एक साथ देना ठीक नहीं है। तो देखो 9-10 का परिणाम हम लोग समान रहा, साफ साफ देख सकते हैं। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि 5 प्रश्नों के अंदर केवल 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बाकी सवाल में खाली लगाना भर पड़ रहा, देखना पड़ रहा। कितने वर्ष में, देखो कितने वर्ष में कक्षा 10 का परिणाम कक्षा 11 के परिणाम से बेहतर रहा? कितने वर्ष में कक्षा 10 का परिणाम 11 के परिणाम से बेहतर रहा? आप अगर ध्यान से देखें तो कक्षा 10 का परिणाम एक बार यहाँ बेहतर रहा और बस। आप देख सकते हैं केवल 1 वर्ष था जो कक्षा 10 का परिणाम ज़्यादा था और 11 का परिणाम कम था, जबकि बाकी सभी वर्षों में 11 का परिणाम या तो ज़्यादा था या तो बराबर था। केवल 1 वर्ष ऐसा था जिसमें 10 का परिणाम 11 से बेहतर था। तो आप देख सकते हैं एक एक करके हम इतने सवालों को कर चुके हैं। ऐसे करते हुए हम एक तरफ से आपके पास लाते रहेंगे। परिणाम इतने आसान है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कितने आसानी से आप सवाल को देख सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगले से वीडियो में।
और लगातार करते रहेंगे, कुछ छोड़ने नहीं है हमको, सब कुछ मुझे बताना है। ओके भैया, धन्यवाद।